हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं साइकेट्री की कंप्लीट सीरीज़, जिसमें हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था बुलीमिया नर्वोसा। ठीक, तो ये बुलीमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर हैं जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाते हैं। तो हम देख लेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो हमने बुलीमिया नर्वोसा पढ़ा था उसमें पेशेंट क्या कर रहा था कि बहुत ज़्यादा खाना खा रहा था एंजाइटी में और फिर उसको सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता था। लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा में ऐसा नहीं है। ठीक, इसमें पेशेंट क्या करता है कि अपने आप को बहुत फास्टिंग रखता है। तो इसमें थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं। ठीक है, तो हम इसमें स्टार्ट कर लेते हैं क्लास डेफिनेशन से। और एक चीज़ मैं बता दूं क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मैं ओबीजी की क्लासेस भी शुरू कर रही हूं। तो मैं पूरा जो भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे बनाती हूं मैं डिटेल में बनाती हूं। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और कल से ओबीजी की क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो मैं डिटेल में पूरी थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। तो हम आज का डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक, डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो जो हमने उसमें पढ़ा था, आपकी जो डेफिनेशन थी उसकी, आपकी बुलिमिया नर्वोसा की, तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि पेशेंट क्या करता था, बिंज ईटिंग करता था और उसके बाद फिर वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता था, जिसकी वजह से उसमें रसेल साइन भी दिखते थे उसके हैंड पे। तो उसमें क्या हो रहा था, वो इम्पोर्टेंट मैंने बताया था कि रसेल साइन वो नोट सेट में पूछते हैं कई बार इमेजेस। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए लॉस ऑफ एपिटाइट ड्यू टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि इसमें पेशेंट में क्या होता है कि उसकी जो भूख लगने की कैपेसिटी है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से कम होती है, ना कि इस वजह से कि उसके अंदर कोई फिजिकली प्रॉब्लम है। क्योंकि इसमें क्या सोच रहा होता है पेशेंट कि कहीं ना कहीं उसको ये फियर रहता है कि मेरा वेट गेन हो रहा है, या फिर उसको, क्योंकि उसको इस तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही हो जाती है कि उसको हमेशा फियर रहता है कि वेट गेन हो रहा है या फिर वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो बॉडी डिस्टोर्टेड कर उसको रहता है एक तरीके से प्रॉब्लम। तो ये सबसे ज़्यादा जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो किस में होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एडोलेसेंट गर्ल्स में, और जो आपकी रहती हैं 12 से 15 ईयर की जो लड़कियां रहती हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय वेट लॉस थ्रू डाइटिंग, फास्टिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज। ठीक, तो इसमें पेशेंट क्या करता है, अपने वेट को लॉस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करेगा, फास्टिंग करेगा, एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा। अब एक बिल्कुल छोटा सा मतलब समझ लीजिए दोनों में, कि जो आपकी बुलीमिया थी, तो बुलीमिया में पेशेंट क्या कर रहा था, बिंज ईटिंग कर रहा था। क्या कर रहा था, बिंज ईटिंग कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पेशेंट खा ही नहीं रहा है, बिल्कुल क्या कर रहा है, जो आपका एनोरेक्सिया है, तो एनोरेक्सिया में पेशेंट क्या कर रहा है, एनोरेक्सिया में बिल्कुल खाना खा ही नहीं रहा है, फास्टिंग एकदम कर रहा है और डाइटिंग कर रहा है। ठीक, तो यही फ़र्क है दोनों में। तो सबसे ज़्यादा जो फैटल कंडीशन में आ सकता है जो पेशेंट, वो होता है एनोरेक्सिया वाला। वो इसलिए होता है एनोरेक्सिया वाला क्योंकि इसमें पेशेंट कुछ ले ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है उसकी बॉडी में। लेकिन बुलीमिया वाला पेशेंट कम से कम खा तो रहा है, थोड़ा बहुत जो भी डाइजेस्ट हो रहा है उसकी बॉडी में, कम से कम थोड़ा न्यूट्रिएंट तो जा रहा है उसकी बॉडी में। लेकिन वो क्या करता है, बुलीमिया में सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करके पूरे खाने को बाहर निकाल देता है। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है और क्या करता है, पूरे खाने को बाहर निकाल देता है। बस इतना ही फ़र्क है इसमें। तो सिर्फ इतना ही याद रखिए कि जो एनोरेक्सिया वाला पेशेंट है वो बिल्कुल खाना खाता ही नहीं है, और जो बुलीमिया वाला है वो बिंज ईटिंग करता है और सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करता है। तो ये फ़र्क है इसमें एनोरेक्सिया में और आपके बुलीमिया में। ठीक, तो इसमें और देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन। नेक्स्ट इसमें लिखा है पेशेंट एक्सट्रीम वेट लॉस नोन एज केकेक्सिया। अब जो बुलीमिया, जो एनोरेक्सिया वाला पेशेंट होता है, इसमें क्या होता है एनोरेक्सिया वाले में, कि पेशेंट क्या करता है, एक्सेसिव वेट लॉस कर लेता है, बहुत मतलब एकदम बिल्कुल
उसकी तरह स्केलेटन की तरह थोड़ा सा दिखेगा वो, कि उसमें जो उसकी फैट है वो एकदम से लॉस हो जा रहा है क्योंकि खाना ही नहीं खा रहा है वो बिल्कुल। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैकेक्सिया बोलेंगे। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कैकेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ मोर डेंजर देन बुलीमिया नर्वोसा। मैंने अभी आपको बताया कि ये सबसे ज़्यादा डेंजर है, बुलीमिया नर्वोसा से भी ज़्यादा आपका एनोरेक्सिया डेंजर होता है क्योंकि पेशेंट इसमें खाता ही नहीं है। अब हम एक आपको कंपैरिजन टेबल दिखा दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों में एक बिग डिफरेंस क्या है। कि आप जब एनोरेक्सिया और बुलीमिया दोनों ही पढ़ रहे हो तो दोनों में एक बिग डिफरेंस क्या है, ये आप देख लो एक बार, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो इसमें देख लेते हैं दोनों में कंपैरिजन, कि आपका जो एनोरेक्सिया है और बुलीमिया है, इसमें बिग कंपैरिजन क्या है। तो इसमें देखो बॉडी वेट जो रहता है पेशेंट का, वो एनोरेक्सिया में तो वेरी लो, यानी कि बहुत कम रहता है, ठीक है। और बुलीमिया वाला अगर है तो उसमें नॉर्मल भी हो सकता है और इंक्रीज्ड भी हो सकता है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि पेशेंट जो है वो बिंज ईटिंग करता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फूड इनटेक करता है बुलीमिया में, ठीक। ईटिंग का टाइप देखें तो एनोरेक्सिया वाले में बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि वो कुछ ले ही नहीं रहा है, खा ही नहीं रहा है। और ये क्या करता है, बुलीमिया वाला बिंज ईटिंग करेगा और फिर पर्ज करेगा। पर्ज का मतलब होता है कि सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ठीक है। क्या करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करेगा। तो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग से क्या होगा, उसका पूरा खाना बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है सेल्फ कंट्रोल कैसा होता है। जो एनोरेक्सिया वाला पेशेंट है उसका सेल्फ कंट्रोल एक्सट्रीम होता है। अब यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल है ईटिंग के बारे में, कि जो खाना खाने की एकदम से डिज़ायर होती है या इच्छा होती है उस पर कितना कंट्रोल है पेशेंट का। तो जो एनोरेक्सिया वाला पेशेंट होगा उसमें तो एक्सट्रीम कंट्रोल होता है, क्योंकि वो बिल्कुल खा ही नहीं रोता, बिल्कुल नहीं खाता है, तो इसमें एकदम एक्सट्रीम कंट्रोल होता है। और इसमें क्या होता है, लॉस ड्यूरिंग बिंज, यानी कि जब बुलीमिया नर्वोसा वाला पेशेंट है और जब उसको एंजाइटी हो रही है, तो वो एंजाइटी में मैंने आपको पढ़ाया था, पिछली क्लास देख लेना बुलीमिया नर्वोसा की, तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जब उसको एंजाइटी होती है तो वो बिंज ईटिंग यानी कि बहुत एक्सेसिव फूड खाने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, बिल्कुल लॉस कर देता है कंट्रोल को, ठीक है। एमनोरिया की कंडीशन देखें तो इसमें तो मोस्ट कॉमन है, आपके एनोरेक्सिया वाले पेशेंट में मिल ही जाएगा एमनोरिया, जिसमें मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं गर्ल्स में। और इसमें रेयर होता है, रेयर का मतलब बहुत कम पेशेंट में देखने के लिए मिलेगा। पैरोटिड की कंडीशन देखें, जो आपकी बिहाइंड द आपकी जो ये पूरा आपका ईयर रहता है, इसके नीचे जो एक ग्लैंड रहती है उसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। तो हमने पढ़ा था उसमें बुलीमिया में कि एक्सेसिव रिकरेंट वॉमिटिंग की वजह से उसमें क्या हो रहा था, पैरोटिड स्वेलिंग हो जा रही थी, क्योंकि वो बार बार वॉमिटिंग कर रहा था बुलीमिया वाला पेशेंट। लेकिन इसमें तो ऐसा है नहीं, आपका एनोरेक्सिया वाले में तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो एनोरेक्सिया वाले पेशेंट क्या कर रहे होते हैं, इसमें पैरोटिड जो स्वेलिंग है वो बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें रिकरेंट वॉमिटिंग नहीं है तो इन्फेक्शन का चांस भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन बुलीमिया में ऐसा हो सकता है। मोर्टिलिटी रेट देखी जाए, यानी कि डेथ रेट एक तरीके से देखी जाए, तो जो एनोरेक्सिया वाला पेशेंट है उसमें हायर है, क्योंकि इसमें बिल्कुल खा ही नहीं रहा होता है खाना। और जो आपका बुलीमिया वाला पेशेंट है उसमें लोअर देन एनोरेक्सिया, यानी कि एनोरेक्सिया से कम रेट होती है। सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट देखी जाती है वो कौन से पेशेंट में देखी जाती है, एनोरेक्सिया वाले में, ठीक है। कौन से पेशेंट में देखी जाएगी, एनोरेक्सिया वाले पेशेंट में देखी जाएगी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था एनोरेक्सिया में और बुलीमिया नर्वोसा में। नेक्स्ट हम साइन सिम्टम्स देख लेते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के, ठीक। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमने देखा है कि वो पेशेंट जो होता है उसमें बहुत फूड रिस्ट्रिक्टेड रखता है, वो खाना खाता ही नहीं है, तो उसमें जो BMI मिलेगा वो लेस दिन 18.5 ही मिलेगा। नॉर्मल आपका जो BMI होता है वो कितना होता है, नॉर्मल BMI आपका होता है, नॉर्मल BMI 18.5 टू 24.5, ठीक, ये होता है। तो अगर 18.5 से कम हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि अब उसकी अकॉर्डिंग टू हाइट उसका वेट कम है, या फिर उसको लोअर वेट पेशेंट बोलते हैं। और 24.5 तक, यहाँ तक ये नॉर्मल BMI होता है, ठीक। तो इस पेशेंट में क्या मिलेगा, जो BMI है वो है 18.5।
कम क्यों रहता है? क्योंकि वो पेशेंट फास्टिंग करता है, फूड रिस्ट्रिक्टेड करता है, खाता नहीं है। एमनोरिया इसमें वेरी कॉमन है, जैसे कि अभी हमने देख लिया है, अब खाना खाएगा ही नहीं, खाना नहीं खा रहा है, वाटर भी नहीं ले रहा है टाइम से, तो उसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन के चांस होंगे, और डिहाइड्रेशन के चांस होंगे उसकी वजह से ड्राई स्किन दिखेगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या दिखेगा? ड्राई स्किन दिखेगी। डिहाइड्रेशन इन पेशेंट्स में कॉमन है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है सबसे ज़्यादा, दोनों ही पेशेंट्स में होगा। वो आपका बुलीमिया वाले में भी होगा, उसमें इसलिए हो रहा होता है कि जब वो पेशेंट बार बार वॉमिटिंग कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक। और इन पेशेंट्स में क्यों हो रहा है? तो क्योंकि ये बाहर से ले रहे ही नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्लूइड वाले फूड तो ले ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस दिखेगा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से अरिदमिया के बड़े चांस होते हैं। उसका सीधा सा नियम ये है कि डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट में कहीं ना कहीं पोटेशियम इम्बैलेंस होगा, और पोटेशियम अगर इम्बैलेंस होगा तो वो सीधा रिलेट करता है अरिदमिया से, यानी कि कार्डियक रेट से, ठीक है। किससे रिलेट करता है? कार्डियक रेट से। तो वहाँ पे चांस होते हैं अरिदमिया होने के। एनीमिया देखने मिल जाएगा, खून की कमी। हाइपोटेंशन होगा, क्योंकि वो कुछ ले नहीं रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो हाइपोटेंशन के चांस हैं। हाइपोथर्मिया, उसका जो टेम्परेचर है वो भी कम रहेगा, डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फटीग, हमेशा थका हुआ महसूस करेगा ये पेशेंट। फाइन बॉडी हेयर, यानी कि फाइन बॉडी हेयर इसमें दिखेंगे पेशेंट में, बहुत ज़्यादा हेयर दिखने लग जाएंगे उसके पूरी बॉडी पे। बॉडी इमेज डिस्टोर्टेड, और उसकी जो नॉर्मल बॉडी इमेज जो है उससे थोड़ी सी डिस्टोर्टेड हो जाएगी। डिस्टोर्टेड क्यों हो जाएगी? वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि खाना खा नहीं रहा है, दिनों दिन सूखता चला जा रहा है और एकदम स्केलेटन की तरफ चलता जा रहा है, ठीक। इसलिए इनकी बॉडी इमेज डिस्टोर्टेड दिखेगी। डिनाइल ऑफ सीरियसनेस, ये पेशेंट कैसे होते हैं? कितना भी सीरियस हो जाए ये, ठीक है, कितना भी सीरियस हो जाए ये पेशेंट, ये उसको डिनाइल ही करता रहेगा। अगर उसको तुम बोलते रहो कि आप बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो, अब खाना शुरू कर दो और एक्सरसाइज के थ्रू या कैसे भी वेट को लॉस करो, पर ये एक सही मेथड नहीं है कि फास्टिंग है, रिस्ट्रिक्शन है, तो उसके थ्रू वो कर रहा होता है। और ये सब क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो ये कर रहा होता है सब, ठीक। फास्टिंग, फूड रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीज़ें। और इसमें डिनाइल ऑफ सीरियसनेस, कितना भी सीरियस हो जाए वो हमेशा इस चीज़ को क्या करेगा? डिनाइल ही करेगा। ऐसे होते हैं आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट। और ये हमने आपको बता दिया है कि बुलीमिया से थोड़े फेटल कंडीशन वाले हो सकते हैं ये, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल भी कुछ ले ही नहीं रहे होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, साइन सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन देख लो, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन देखो, हमने सीधी सी बात कि हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहा है, जिसमें जो आपका पोटेशियम है वो मोस्ट ऑफ क्या होता है? डिक्रीज होता है, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी होगी, उसका मतलब ये है कि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब्ड हो रखा है, उसको एमनोरिया हो रखा है, ठीक है, इस वजह से। और क्या है? ओस्टियोपोरोसिस। तो ओस्टियोपोरोसिस भी क्यों होता है इसमें? कि कहीं ना कहीं कैल्शियम या फिर विटामिन डी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और लेकिन दूसरा जो रीज़न होता है, हम ये पढ़ते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस जब होता है किसी भी फीमेल्स को, तो बोन वीक उसमें होने लगती है ओस्टियोपोरोसिस में। तो इनमें क्यों हो रहा है? इनमें इसलिए हो रहा है कि उसका हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका हुआ गड़बड़, तो वो क्यों हो रहा है? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका एबनॉर्मल हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन भी उसमें डिसबैलेंस मिलेगा पेशेंट में, ठीक है। और ईस्ट्रोजन डिसबैलेंस मिलेगा, तो ईस्ट्रोजन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं इसके लिए, हार्मोन बैलेंस के लिए, ठीक। किसके, सॉरी, इसको मेंसेस को मेंटेन करने के लिए। और ईस्ट्रोजन अगर होगा डिसबैलेंस, तो आपका क्या रहेगा? ओस्टियोपोरोसिस होता है ईस्ट्रोजन की वजह से, कैल्शियम की कमी से, ठीक। और वो इसलिए होता है, देखो एक बड़ा अगर इसका कॉन्सेप्ट बताएं तो इसमें हो गई फैट की कमी, ठीक है। और फैटी जो टिश्यू होते हैं, फैटी टिश्यू जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं? ईस्ट्रोजन के फॉर्मेशन के लिए। किस लिए? ईस्ट्रोजन के फॉर्मेशन के लिए। तो ईस्ट्रोजन के फॉर्मेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो अगर उसके अंदर फैट की ही कमी होती जा रही है, बॉडी में फैटी टिश्यू ही नहीं है, तो ईस्ट्रोजन बनेगा ही नहीं, और ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसबैलेंस होगी, एमनोरिया होगा, और उसकी वजह से पेशेंट को हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये रीज़न रहता है मेन इसमें, आपका जो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला पेशेंट होता है ओस्टियोपोरोसिस होने के लिए। और इनमें मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है इनको ओस्टियोपोरोसिस की मेडिसिन भी चलाई जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है मल्टी ऑर्गन फेलियर। अगर उसको हाइपोटेंशन हो रहा है, हाइपोटेंशन में मल्टी ऑर्गन फेलियर के चांस होते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन में क्या होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर के चांसेस होते हैं। तो इन पेशेंट्स में ये कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट हैं। हाई मोर्टेलिटी रेट इसमें देखने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगा, हाई मोर्टेलिटी रेट, जो मैंने पहले ही बता दिया। उसका रीज़न क्या हो सकता है, बन के उसमें पोटेशियम की कमी है, और वो सीधा कहाँ पे अफेक्ट करता है, आपके कार्डियक हेल्थ को। ठीक, वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो ऑल ओवर जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं उनमें इतनी आपकी मोर्टेलिटी जो रेट है वो इतनी नहीं मिलती है, और जो हाई मोर्टेलिटी रेट देखे जाएं तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा में ही देखने को मिलेगी। किस में मिलेगी, एनोरेक्सिया नर्वोसा में ही देखने के लिए मिलेगी। मैनेजमेंट इसके देख लेते हैं। अब जिस टाइप के हमने साइन सिम्टम्स पढ़े हैं पेशेंट के, उसी टाइप से हम देख लेते हैं कि इसमें आप मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा है कि उसका न्यूट्रिशन ही डिसबैलेंस होता है, यानी कि वो बिल्कुल फास्टिंग कर रहा है और एकदम फूड रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है उसने। ठीक है, फूड रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है, तो इस वजह से उसमें न्यूट्रिशन बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसको हम करेंगे रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि कोई भी पेशेंट डिजीज़ कंडीशन में पहुंच चुका है या एबनॉर्मल कंडीशन में पहुंच चुका है, तो उसको वापस से फिर से प्रीवियस कंडीशन में लाना, यानी कि जब वो हेल्दी था तब उसकी कंडीशन कैसी थी उसी कंडीशन में उसको वापस से ले आना, उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन। उसे हम क्या कहेंगे, रिहेबिलिटेशन। तो इस पेशेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम इसलिए करेंगे क्योंकि उस पेशेंट में साइकोलॉजिकल जो उसको थॉट बना रखा है कि मैं बहुत मोटा हो रहा हूँ या मोटी हो रही हूँ, लड़की को है तो, और वो हमेशा अपने आप को एबनॉर्मल स्ट्रक्चर या शेप देखता है और अपने बॉडी से ही वो एकदम हैप्पी नहीं होता है, तो उसको कम करने के लिए वो करता रहता है। और आजकल बहुत ये फैशन चली हुई है कि थिन बॉडी है तो वो ही ब्यूटी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बुलिमिया नर्वोसा में पढ़ाया है उसमें बुलिमिया नर्वोसा में पढ़ाया है कि जो एक मॉडल प्रोफेशन है, आपका मॉडल है, डांसर हैं, या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं। ठीक है, तो इन लोगों में बहुत प्रेशर होता है अपने आप को थिन रखने के लिए, तो इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये डिसऑर्डर होने के लिए। तो इसलिए वो साइकोलॉजी एक तरीके से चेंज करने के लिए हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे रहे होते हैं। SSRI जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है आपको, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर, ये हम दे सकते हैं इस पेशेंट में। और एलेंड्रोनेट टैबलेट देते हैं। ये जो फर्स्ट चॉइस है वो आपकी ओस्टियोपोरोसिस की है। किसकी है, ओस्टियोपोरोसिस की है। और इस मेडिसिन के रिगार्डिंग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो इसको एलेंड्रोनेट टेप भी दे सकते हैं। और अगर इसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो कब हो सकती है हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत, जब पेशेंट सीवियर माल न्यूट्रिशन में चला गया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गया पेशेंट में, या कार्डियक इंस्टेबिलिटी है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो इस कंडीशंस में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थे कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट। और एक बार इसको और अच्छे से समझने के लिए जो आपका बुलीमिया वाला चैप्टर है ईटिंग डिसऑर्डर का, उसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स डाले हैं, पर आप देख लेना उसमें जाके एक बार, बेस्ट कंटेंट है पूरा। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें उसमें जब आप दोनों पढ़ोगे ना तभी समझ में आएंगी। कंपैरिजन टेबल तो मैंने छोटी सी बना दी है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें दोनों के डिफ्रेंशिएट करके पढ़ाए हैं, तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन। देख लो, तो अगर एज ए नर्स हम किसी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लिए तो यही है पूरी मेडिसिन में। ठीक है,
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है वो नर्सिंग इंटरवेंशन की। अगर आप एक एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें देख लो, प्राइमरी गोल इज रीस्टोर्ड बॉडी वेट करेक्ट माल न्यूट्रिशन। सबसे फर्स्ट गोल हम क्या बनाएंगे उस पेशेंट के लिए कि उसका जो बॉडी वेट लूज हो चुका है उसको रीस्टोर किया जाए, ठीक है, और उसका जो माल न्यूट्रिशन है उसको करेक्ट किया जाए। दूसरा है प्रोवाइड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। हम क्या करेंगे उस पेशेंट को एक ही बार में या फिर बिंज ईटिंग नहीं देंगे, स्मॉल स्मॉल करके उसको हम यानी कि थोड़ा सा एक बार में हम 4 में या 5 में डिवाइड कर देंगे। जैसे मोस्ट कॉमन मील्स जो होते हैं वो 3 मील होते हैं कि हम सुबह खाते हैं, दोपहर में खाते हैं और शाम को खाते हैं। तो इस पेशेंट के लिए थोड़ा हम 3 की जगह 6 बार कर देंगे, ठीक है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट्स मील हम इस पेशेंट को देते हैं। मॉनिटर ड्यूरिंग फूड गिविंग फॉर हाइडिंग ऑफ फूड, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से इस लाइन से या इस स्टेटमेंट से सीधा नॉरसेट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किसका क्वेश्चन बनता है? नॉरसेट का क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आप डाल लीजिए कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि एज ए नर्स अगर आप एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले की केयर कर रहे हो तो उसमें हम क्या करेंगे, जब हमने उसको फूड दिया खाने के लिए तब हम उसको सबसे ज़्यादा मॉनिटर करेंगे ये देखने के लिए कि कहीं ये फूड हाइड तो नहीं कर रहा है। देखो अब दोनों में हमने नर्सिंग इंटरवेंशन पढ़ा दिया है। बुलीमिया में क्या करता था कि एकदम बिंज ईटिंग करके वो सीधा बाथरूम जाता है, तो उसमें हम क्या रिस्ट्रिक्टेड करते हैं, उसमें हम रिस्ट्रिक्टेड करते हैं बाथरूम को जाना बुलीमिया वाले में, ठीक है। किसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे? बाथरूम जाना आफ्टर फूड। और इसमें हम क्या देखेंगे कि उसने कहीं फूड छुपा तो नहीं दिया, क्योंकि वो खा ही नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं तो छुपाएगा वो फूड, ठीक। तो ये पेशेंट में बिहेवियर देखने को मिलता है। डेली वेट करेंगे उनको, और सबसे ज़्यादा हम फोकस किस पे करते हैं? रीस्टोरेशन और सर्वाइवल, पेशेंट के सर्वाइवल पे और रीस्टोरेशन पे, ठीक। प्रिवेंट एक्सेसिव एक्सरसाइज, और पेशेंट अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको भी कम करवाएंगे। क्लोजली मॉनिटर पोटेशियम सोडियम लेवल एंड हाइपोटेंशन, उसमें हम क्या क्या मॉनिटर करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में एक तो पोटेशियम को मॉनिटर करेंगे, पोटेशियम वैल्यू को, और हाइपोटेंशन को, उसका बीपी वगैरह चेक करते रहेंगे, पल्स वगैरह, ठीक है, उसकी ब्लड रिपोर्ट करवाते रहेंगे जिससे हमें पोटेशियम की वैल्यू पता चलती रहे। नेक्स्ट है गिव IV थेरेपी इफ़ पेशेंट इन सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर वो सीवियर डिहाइड्रेशन में है तो उसको सीधा IV थेरेपी देनी पड़ेगी। इंक्रीज ग्रेजुअल वेट गेन बाय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर ईटिंग, यानी कि हम उस पेशेंट को धीरे धीरे वेट बढ़ाने के लिए इंक्रीज करेंगे, ठीक। और वो हम कैसे कर सकते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि वो अगर कुछ कुछ चीज़ें खा रहा है तो उसके लिए उसको पॉजिटिवली ही सारी चीज़ें बताएंगे जिससे वो थोड़ा इंटरेस्टेड हो फूड को खाने के लिए। नेक्स्ट इसमें नोट देख लो, स्टारवेशन सप्रेस, जो हमने ऊपर बताया था, सप्रेस हाइपोथैलेमिक फंक्शंस एंड डिक्रीज ईस्ट्रोजन लेवल। तो मैंने आपको एक ऊपर जो कॉन्सेप्ट बताया था वो भी कॉन्सेप्ट एकदम सही है। हमने बताया था कि जिन पेशेंट्स में फैट की कमी हो जाती है तो फैटी टिश्यू अगर है किसी के बॉडी में तो वो कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो लोग थोड़े ओबीज होते हैं उनमें थोड़ी सी मेंस्ट्रुअल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो दिखती हैं, तो वो इसीलिए हो सकती हैं कि या तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा है या कम है। और दूसरा क्या है, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि अगर पेशेंट स्टारवेशन का मतलब फास्टिंग कर रहा है, अगर वो भूखा रह रहा है तो उसकी वजह से जो हाइपोथैलेमिक फंक्शंस हैं, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, उसके जो फंक्शंस हैं वो सप्रेस हो जाएंगे। और वो सप्रेस होंगे तो आपका ACTH जो एक वो होता है, ACTH करके हार्मोन वो होता है, तो वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से ईस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? ईस्ट्रोजन डिक्रीज होगा। तो इस वजह से हार्मोन जो होता है ईस्ट्रोजन वो डिसबैलेंस होता है, और डिसबैलेंस ईस्ट्रोजन होने की वजह से उसमें मेंसेस डिसबैलेंस हो जाते हैं और उस पेशेंट में एमनोरिया दिखेगा। एमनोरिया दिखने की वजह से उनमें क्या हो जाता है? ओस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है इन पेशेंट्स में, ठीक है। अब हमारा ये ख़त्म हो गया है टॉपिक जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें आपका, ए 19-year-old फीमेल विद एनोरेक्सिया हैज़ एमनोरिया
फॉर 8 मंथ, यानी कि 19 साल की लड़की है और एनोरेक्सिया उसको हो रखा है आपका नर्वोसा, ठीक, और हैज़ एमनोरिया, उसको एमनोरिया यानी कि उसके मेंसेस कब से नहीं आए, पिछले 8 महीने से। द नर्स अंडरस्टैंड बोन लॉस अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ। अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि इस फीमेल में जो बोन लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो बोन लॉस होगा, इसका मतलब उसको ओस्टियोपोरोसिस हो रखा है, ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस हो चुका है पॉजिटिव। तो ओस्टियोपोरोसिस किससे रिलेटेड है, कौन से हार्मोन से, क्या विटामिन डी की कमी हो सकती है, ठीक है, क्या उसमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, या उसमें हाइपोईस्ट्रोजन है, या इंक्रीज बीएमआई, किसकी वजह से उसमें जो बोन वीक दिख रही है वो किसकी वजह से दिख रही है, बोन लॉस। तो सीधा हमने पढ़ा है कि उसमें क्या होता है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, तो उस ईस्ट्रोजन हार्मोन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, यानी कि वो डिक्रीज हो जाता है, जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट्स में बोन लॉस दिख सकता है, यानी कि ओस्टियोपोरोसिस। अब उसने ओस्टियोपोरोसिस लिख के नहीं दिया, सीधा क्या दिया है, बोन लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सीवियरली माल नरिश्ड पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा बिगिंस न्यूट्रिशनल थेरेपी, यानी कि बहुत ज़्यादा एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट था और उसको सीवियरली माल न्यूट्रिशन हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है, तो उसको हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशनल थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं। विच कॉम्प्लिकेशंस शुड नर्स मॉनिटर टू प्रिवेंट फर्दर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अब हम जो उसको एकदम सडन हमने जो उसको न्यूट्रिशन देना शुरू किया है, तो वो सडन जो उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाएगा, क्योंकि अभी तक तो उसमें फास्टिंग चल रही थी, ठीक है, फास्टिंग चल रही थी, फूड रिस्ट्रिक्शंस था, नहीं खा रहा था वो। अब हमने क्या किया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया क्योंकि उसमें सीवियर माल न्यूट्रिशन हो चुका है। तो जो सडन हमने न्यूट्रिशन थेरेपी स्टार्ट की है, इसकी वजह से इस पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वो मुझे फर्दर प्रिवेंट करना है, ठीक है। विच कॉम्प्लिकेशंस शुड नर्स मॉनिटर टू प्रिवेंट फर्दर बोन कॉम्प्लिकेशन, यानी कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो बोन से रिलेटेड है। तो इसमें देखो ये गलत हो गया, यहाँ पे बोन हटा देना, फर्दर कॉम्प्लिकेशन केवल, ठीक है, फर्दर कॉम्प्लिकेशन हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है क्या, उसमें अगर तुमने उसको सडन न्यूट्रिशन दिया है तो उसमें सोडियम इंक्रीज हो सकता है क्या, पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। रीफीडिंग सिंड्रोम, हम रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है कि जब कोई पेशेंट लंबे समय से फास्टिंग पे है या फिर उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है और हमने उसको सडन स्टार्ट किया है न्यूट्रिशन, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ जो होता है वो आपका फॉस्फेट हो सकता है इस कंडीशन में, ठीक है, फॉस्फेट भी हो सकता है, पोटेशियम भी, सोडियम भी, ये सारे इम्बैलेंस होने लगते हैं, तो उनको हम रीफीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं। कि यानी कि एक पेशेंट जो फास्टिंग पे था उसको हमने सडन न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद में जो आपको चीज़ें डिसबैलेंस या फिर दिखेंगी उनको हम रीफीडिंग सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया, क्या पोटेशियम इंक्रीज होता है इनमें, नहीं, इनमें डिक्रीज होता है। पॉलीसाइथीमिया हो सकता है, पॉलीसाइथीमिया होता है इंक्रीज आरबीसी, ठीक है, इंक्रीज आरबीसी। तो ये पॉलीसाइथीमिया, तो ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है कि उस पेशेंट में पॉलीसाइथीमिया तो नहीं होता है, एनीमिया ज़रूर होता है इसमें, ठीक है, और एनीमिया होता है डिक्रीज आरबीसी, ठीक है, एनीमिया क्या होता है, आरबीसी का डिक्रीज हो जाना, ठीक। तो इसमें क्या है इसका ऑप्शन सही, रीफीडिंग सिंड्रोम। इसमें क्या दिखेगा, ये जैसे ही हम सडन इसमें न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे तो इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस दिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पेशेंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा हैज़ ए BMI 15। अब देखो मैंने आपको BMI बताया था नॉर्मल 8.5 to 24.5, ठीक है, लेकिन इस पेशेंट का कितना है, ओनली 15। अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि कितना ये माल नरिश्ड पेशेंट है। एंड रिपोर्ट्स बोन पेन, अब उसमें क्या हो रहा है, बोन पेन। विच एक्शन इज़ द नर्सिस प्रायोरिटी, अब इस पेशेंट में क्या नर्सिंग एक्शन प्रायोरिटी हो सकती है, इनमें हम क्या करेंगे, क्या चीज़ इसमें दिखेगी आपको, ठीक। तो अंदाज़ा लगाओ
कि उसमें इन चारों ऑप्शंस में से ऐसी क्या चीज़ दिखेगी जिसकी वजह से बोन पेन होना संभव है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो है इंकरेज वेट वियरिंग एक्सरसाइज। हम क्या करेंगे, बोन पेन उसको हो रहा है इसलिए हम उससे बोलें कि वेट बियरिंग एक्सरसाइज करो। वेट बियरिंग एक्सरसाइज होती है कि जिसमें आपके बिग जो हिप के जॉइंट हैं, नी के जॉइंट हैं, वो इन्वॉल्व हों, ठीक है। नेक्स्ट है असिस मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, एनकरेज लो कैलोरी डाइट, रिस्ट्रिक्टेड कैल्शियम इनटेक। क्या हम उसका कैल्शियम जो है वो बंद करवा देंगे डाइट में, या फिर उसको हम बोलेंगे कि आप लो कैलोरी डाइट लो, तो ये तो कर ही नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, बोन पेन है तो सीधा उसका रिलेशन जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल से। और वो क्यों जाएगा, क्योंकि इस पे ईस्ट्रोजन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ओस्टियोपोरोसिस होता है पेशेंट में, और इस ओस्टियोपोरोसिस की वजह से बोन पेन होगा इस पेशेंट में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, उसका हम मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो असेस करेंगे। हम ये देखेंगे कि उसको पिछले कितने मंथ से मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब्ड है या फिर अब्सेंट है, ठीक है। डिस्टर्ब्ड है या फिर अब्सेंट है, ये हम देखेंगे। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो है आपका सेकंड। नेक्स्ट देखो इसमें विच स्टेटमेंट बाई ए क्लाइंट विद एनोरेक्सिया नर्वोसा इंडिकेट्स नीड फॉर फर्दर टीचिंग। यानी कि इसमें से तुम्हें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो गलत है, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला पेशेंट स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसमें इन चारों में से ऐसा स्टेटमेंट कौन सा है जो गलत है और उसमें मुझे पेशेंट को और आगे समझाना पड़ेगा, ठीक। तो फर्स्ट तो वो ये कह रहा है विटामिन डी हेल्प्स माई बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम, वो बात तो सही कह रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं ईस्ट्रोजन की वजह से जो ओस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो उसमें कैल्शियम तो बेनिफिट ही करेगा ना। तो अगर वो थोड़ी सी धूप लेगा और उसमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा तो वो सही बात है, उसके लिए बेनिफिशियल है। माई बोन में वीकन बिकॉज ऑफ लो ईस्ट्रोजन, वो कह रहा है कि मेरी जो बोन वीक हुई हैं वो लो ईस्ट्रोजन की वजह से वीक हुई हैं, क्या ये बात सही है। नेक्स्ट देखो, गेनिंग वेट स्लोली कैन इम्प्रूव बोन हेल्थ, वो ये कह रहा है कि मैं अगर अपने वेट को धीरे धीरे बढ़ाऊं तो मेरी जो बोन हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है ओनली एल्डरली वुमेन गेट ओस्टियोपोरोसिस, तो देखो इनमें से तुम्हें गलत कौन सा लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये इसलिए सही है कि वो ये कह रहा है कि मेरी वीक बोन है वो लो एस्ट्रोजन की वजह से है, सही बात है। अगर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट बढ़ाएगा तो ग्रेजुअली वेट बढ़ाने से उसमें बोन हेल्थ जो है कहीं ना कहीं सुधार आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ओनली एल्डरली वुमेन गेट ओस्टियोपोरोसिस, वो ये कह रहा है कि सिर्फ जो ओल्ड वुमेन होती हैं, ठीक है, उनमें ही केवल ओस्टियोपोरोसिस होता है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे उसको समझाएंगे कि केवल ओल्ड वुमेन में नहीं, सब में पॉसिबल है ओस्टियोपोरोसिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट अबाउट एलेंड्रोनेट। एलेंड्रोनेट अभी मैंने बताया था किसकी टैबलेट है, एलेंड्रोनेट आपकी ये है ओस्टियोपोरोसिस की, किसकी है, ओस्टियोपोरोसिस की। विच स्टेटमेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए डाल दिया यहाँ पे, एल्ड्रोनेट के बारे में मैंने पढ़ाया तो नहीं पर क्वेश्चन इसलिए डाल दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस एंड नॉरसेट ऑल्सो, क्योंकि नॉरसेट में भी बहुत ही ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसमें एलेंड्रोनेट अगर किसी भी पेशेंट को चल रही है तो उसमें क्या हम स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अबाउट, ठीक। तो फर्स्ट देखो पेशेंट क्या बोल रहा है, आई विल टेक इट विद मिल्क, वो ये कह रहा है कि हम इसको दूध के साथ लेंगे। आई विल लाई डाउन आफ्टर टेकिंग इट, वो ये कह रहा है कि हम जब इस मेडिसिन को ले लेंगे तो हम लेट जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और कह रहा है आई विल टेक इट विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, फिर कह रहा है आई कैन टेक इट एट बेड टाइम, वो कह रहा है हम फुल ग्लास वाटर के साथ लेंगे या फिर हम बेड टाइम पे लेंगे। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि ये मैंने पढ़ाया तो है नहीं, तो आप लोगों को उतना पता नहीं होगा इसके बारे में। तो देखो जो एलेंड्रोनेट टैबलेट होती है आपकी, जो सॉरी एक सेकेंड, ठीक, जो एलेंड्रोनेट आपकी टैबलेट होती है तो उसमें क्या रहता है, ये जीआई को इरिटेट करती है, क्या करती है, जीआई को इरिटेट करती है, ठीक है। तो इसमें थ्रोट में या पूरे जीआई में बहुत इरिटेशन होता है, तो हम पेशेंट्स को क्या बोलते हैं कि इस टैबलेट को लेते ही विद इन सेकेंड
1 गिलास पूरा फुल वाटर पानी को इनटेक करो, ठीक है, पूरा फुल वाटर इनटेक करो, फुल गिलास इनटेक करो, जिससे क्या होगा एकदम से जो टैबलेट है वो सीधा स्टमक में जाएगी विद फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो के साथ, एकदम से वाटर फ्लो के साथ क्या होगा, सीधी जीआई में टैबलेट चली, उसमें आपके स्टमक में चली जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका तो ऑप्शन हो गया आई विल टेक इट विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो इसने बताया आई विल लाई डाउन आफ्टर टेकिंग इट, लाई नहीं करेंगे, अपराइट पोजीशन में रखते हैं पेशेंट को, ठीक है। कैसे रखते हैं, अपराइट पोजीशन में रखते हैं पेशेंट को लगभग 30 मिनट के लिए, लगभग 30 मिनट के लिए हम उसको अपराइट पोजीशन में रखेंगे। ये नर्सिंग इंटरवेंशन होते हैं एलेंड्रोनेट देने के बाद, कि पेशेंट को आपने एलेंड्रोनेट दिया तो उसको बोलो कि फुल ग्लास ऑफ वाटर लो तुरंत, और उसके बाद अपराइट पोजीशन में रहो लगभग 30 मिनट तक, कितने मिनट तक, 30 मिनट तक अपराइट पोजीशन में रहो। और इसका रीज़न क्या है कि ये टैबलेट जीआई इरिटेशन करती है, ठीक। तो ये था ऑल अबाउट आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी इसमें साइकेट्रिक की, और मैं ओबीजी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रही हूँ, उसमें भी मैं फुल नोट्स ही बना रही हूँ पूरे आपके, तो जिसमें क्या है पूरे नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चंस दे रही हूँ, तो थोड़ा सा टॉपिक जो है वो लेंदी तो हो जा रहा है लेकिन फुल कंटेंट हो जा रहा है। फुल कंटेंट का मतलब कि एक बार आप पूरा ढंग से बैठ के पढ़ लेंगे तो 4 जगह 4 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, एक ही जगह से पूरा समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर